ओके, सो आज में जो टी आई एफ आर ये 2026 जीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट ए मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो उसका पार्ट ए भी कर देता हूँ। मैं थोड़ा और काम में बिजी था, तो इसीलिए आज पार्ट ए कर लेते हैं। पार्ट ए का मैं मेनली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस था वही करूँगा। जो ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड था उसको मैंने देखा नहीं, तो ये पहला क्वेश्चन मैं नहीं देखता हूँ, दूसरा क्वेश्चन में जाता हूँ। तो ये दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लेना। बोल रहा है कि ये इनकम्प्रेसिबल एयर स्ट्रीम है जिसका डेंसिटी कुछ ये गिवन है। ये हॉराइजेंटली ऐसे ब्लो कर रहा है वी नॉट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड से, और एक हिल से टकराता है और फिर ऐसे चला जाता है। ठीक है, इसका हाइट गिवन है 50 मीटर। और यह बोला है कि हिल टॉप में जो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो रहा है वो v1 जो कि इंक्रीज कर रहा है 19.5 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। ठीक है, तो बोला है कि डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एट द टॉप एंड एट द बेस, मतलब इन दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। तो ये एक सिंपल सा बार्नोलीज इक्वेशन का क्वेश्चन है, बार्नोलीज थ्योरम का। ठीक है, तो देखिए बहुत लोगों को बार्नोलीज इक्वेशन लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पे कम होगा कहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको मतलब याद रखने के लिए समझा देता हूँ, मतलब कैसे आपको याद रखना है, मैं वैसे ही याद रखता था। तो ये देखिए हिल है, देखिए ये हाइट एच है। ठीक है, अब आप वेलोसिटी को भूल जाइए, मतलब मान लीजिए कि दोनों पॉइंट में वेलोसिटी सेम ही है। अगर ऐसा होता तो किस पॉइंट में प्रेशर ज़्यादा होता? ऑब्वियसली यहाँ पे, जो यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पे भी एक प्रेशर पड़ रहा है, ग्राउंड में ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम जितना हम ऊपर जाता है उतना प्रेशर कम होता जाता है। ये एक कॉमन सेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता, एच रो जी अमाउंट ज़्यादा होता। ठीक है, तो ये 50 × 1.2, और जी कुछ गिवन नहीं है, आप 9.8 मान लीजिए फिर। ठीक है, तो इतना ज़्यादा होता, तो इस पॉइंट में प्रेशर इतना ज़्यादा है। ठीक है, अब आते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी यहाँ पर 15 है और यहाँ पे है 19.5। देखिए यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 19.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए जिस पॉइंट में बर्नौलीज थ्योरम हमें क्या कहता है, एक कम होता है तो दूसरा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट में वेलोसिटी कम है, मतलब इस पॉइंट में प्रेशर और ज़्यादा होगा। ठीक है, इस पॉइंट में वेलोसिटी इससे कम है, इस पॉइंट से कम है, 15 लेस देन 19.5। तो वेलोसिटी के लिए जो प्रेशर डिफरेंस आएगा फ्लो के लिए, वेलोसिटी ऑफ फ्लो के लिए, तो इस पॉइंट में प्रेशर उसके लिए और ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा होगा? हाफ रो 19.5 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट में वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, 1.2 इंटू 19.5 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। तो ये भी ज़्यादा हो रहा था, ये इंक्रीज कर रहा था, और ये भी इंक्रीज कर रहा है इस पॉइंट में। तो दोनों को आप सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 681 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाला एक एरर का क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये जो एरर पार्ट है वहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, तो वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। एक दो लैंग्वेज अब बहुत अच्छे से देख लेना। यहाँ पे बोला है कि बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी एंड इट अनसर्टेनिटी एज्यूमिंग द एरर्स ऑन लेंथ एंड टाइम आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, देखिए जी यहाँ पर टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 ऑसिलेशन के लिए ये लोग टाइम देख रहे थे, तो ये टी इज इक्वल टू 50 × टी मान लीजिए, मतलब 100 पाई × √अंडर L/G। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका कुछ काम नहीं है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू L/G, जी प्रोपोर्शनल टू L/T स्क्वायर। आप ये कांस्टेंट प्रॉपर्ली पुट करेंगे तो ये 9.87 आ जाएगा, जो कि चारों ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एल है, ओनली एल। ठीक है, अब देखिए, अब दो, हमने जो 11 में, क्लास 11 में अपने पहले ही सीखा था कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा कर देते थे हम,
ये एक्चुअली गलत है। क्यों गलत है? मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे वो पूछे कि एरर्स आर कोरिलेटेड है और आपसे मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछ रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तब ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक एक्सपेरिमेंट में मतलब मान लीजिए कि डेल्टा एल कुछ फ्लक्चुएशन है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, और डेल्टा टी भी कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। दोनों एक तरफ नहीं है कि मतलब दोनों ही अपर अपसाइड पुश कर रहे हैं या फिर दोनों ही डाउनवर्ड पुश पुश कर रहे हैं, ऐसा नेचर नहीं है। इसलिए हमें ये जो मतलब स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है ना, इसीलिए हमको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर ये वाला पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला यूज होगा, ठीक है। सी एस आई या नेट में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत लोग इस मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि एक्चुअली गलत है। ये तब होता है जब ये कोरिलेटेड होता है, मतलब दोनों एक ही साइड पुश कर रहे होते हैं, दोनों ही अपवर्ड पुश कर रहे हैं, दोनों ही डाउनवर्ड पुश कर रहे हैं, ऐसा, और आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछा जाए, तब ये यूज होता है। नहीं तो हमेशा एरर ये वाला ही यूज होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे, अब डेल्टा एल का वैल्यू 0.1 है, 0.01 है शायद, ठीक है। और यहाँ पर 2 इंटू 0.1 ऐसा कुछ है। तो ये सब आप करेंगे तो आपका जो आंसर 0.22 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज होना चाहिए। ये तभी यूज होता है जब स्टेटिस्टिकली कोरिलेटेड होता है और मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा, पता नहीं, मतलब शायद आसान आसान हो आप लोगों के लिए। तो देखिए ये वाला कुछ दिया है, ए एक ऐसा मैट्रिक्स गिवन है जहाँ पर ए जीरो कुछ नंबर है, ए एक थ्री डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर है, सिग्मा पाउली मैट्रिसेस है। तो आपको ए का प्रॉपर्टी चेक करना है कि हर्मिशियन है कि यूनिटरी है, कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये सब चेक करना है, ठीक है। तो मैं ये एक बार लिख लेता हूँ। ए इज इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस आई सिग्मा डॉट ए ज़ीरो माइनस आई सिग्मा डॉट ए इनवर्स, राइट। तो ये ऐसा गिवन है। अब देखिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, जैसे कि सिग्मा डॉट ए इंटू सिग्मा डॉट बी, ये आपका होता है ए डॉट बी प्लस आई सिग्मा डॉट ए क्रॉस बी। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर बी की जगह आप ए रख दो, मतलब सिग्मा डॉट ए इंटू सिग्मा डॉट ए कर दो, तो ये सिंपली आपका ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। और देखिए ए ज़ीरो माइनस आई सिग्मा डॉट ए इनवर्स गिवन है इसका। तो मान लीजिए हम इसके इनवर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसको ऐसा लिखें, दिस इंटू दिस, ये आपका आइडेंटिटी है, राइट। ओके, तो आप एक काम करते हैं, मतलब मैं इस इनवर्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। बात ये है बोथ साइड एक काम करते हैं, प्लस आई सिग्मा डॉट ए, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस आई सिग्मा डॉट ए, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली आपको ए ज़ीरो माइनस आई सिग्मा डॉट ए इनवर्स, ये आपको ऐसा मिल जाएगा, ए ज़ीरो स्क्वायर, और सिग्मा डॉट ए ये स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमने पहले ही देखा था, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। और एक दूसरा, ये एक नाइस आइडेंटिटी है, आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो अगर एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है। तो देखिए अब आपका ये जो मैट्रिक्स बना वो कुछ इस तरीके से बना, राइट।
तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लो। ये ए ज़ीरो स्क्वायर सिग्मा डॉट ए इंटू सिग्मा डॉट ए स्क्वायर होता है। ये प्रॉपर्टी हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं, पैसिवली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया प्लस 2i a0। अब एक काम करते हैं, ए जो वेक्टर है इसका मॉड हम बाहर लेते हैं और यहाँ पर सिग्मा डॉट ए हैट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। मतलब मैंने यहाँ पर स्टेप जंप करके ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो देखिए ये कुछ अल्फा इंटू आइडेंटिटी है और ये कुछ बीटा इंटू सिग्मा डॉट ए हैट है, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा कि सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी होता है और सिग्मा डॉट ए हैट स्क्वायर, इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी होगा, तो ठीक है। तो ए और ये आई है, ठीक है, और अल्फा को मैं ये वाला टर्म मान रहा हूँ और बीटा को बीटा क्या है, बीटा है 2 a0a/a0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल अल्फा है और ये आई बीटा सिग्मा डॉट ए हैट है। तो ए इंटू ए डाइगट जब आप करोगे ना, मतलब ये आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी बचेगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आप करोगे ना, मतलब ये अल्फा स्क्वायर डिनोमिनेटर तो सेम है और ये ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये 2ab फॉर्म में है। तो करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ही है। तो ये सिंपली आपका आइडेंटिटी बन जाएगा। तो यूनिटरी तो है, ठीक है। और हर्मिटिसिटी हर्मिटिसिटी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ए टाइगर करोगे तो ये आयोटा टर्म तो माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये हर्मिशियन तो बिल्कुल नहीं है। तो यूनिटरी है, हर्मिशियन नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम लगा मुझे, मतलब एग्जाम टाइम के लिए तो बिल्कुल ही टफ प्रॉब्लम है, ठीक है। ये वाला मुझसे कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए लॉजिक इसका पहला पार्ट के लिए लॉजिक तो बहुत सिंपल है, क्योंकि E2 ग्रेटर देन E1 होगा, इसका लॉजिक पक्का है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट मुझसे भी नहीं हुआ। देखिए जिस पार्ट में, इस पार्ट में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डेंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डेंस है और इस पार्ट में बहुत मतलब डेंसिटी कम रहा है, थोड़ा सेपरेट हो रहा है। तो अगर मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज़्यादा डेंस है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब सेपरेट हो रहा है मतलब फील्ड लाइंस जब ज़्यादा सेपरेट हो रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। बट इस रीजियन में ज़्यादा सेपरेट है, मतलब एक्स लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा सेपरेट है, मतलब इस रीजियन में फील्ड वीक है। और फील्ड वीक है मतलब इसका वैल्यू कम है, और कम है मतलब इसका जो एप्सिलॉन है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो ज़्यादा है। मतलब एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1 है, वो आप डेंसिटी से बता सकते हो। लेकिन ये चार्ज का लॉजिक मुझे मतलब कैलकुलेशन से थोड़ा नहीं हुआ अभी तक, मतलब होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, ठीक है। इसका अगला वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे। ये वाला एक मतलब इजी प्रॉब्लम था, ठीक है। ये आप कर सकते थे, हर कोई कर सकता था। तो ये मतलब सिंपल सा बोला है कि थिन फिल्म ऑफ ऑयल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और ये एक वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और ये इल्यूमिनेटेड बाय नॉर्मल इंसिडेंस फ्रॉम एयर बाय व्हाइट लाइट और रिफ्लेक्टेड वर्टिकली, और ग्रीन कलर प्रोमिनेंट दिख रहा है, उसका वेवलेंथ गिवन है। तो बोला है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल थिकनेस। तो ये आप सबको पता ही होगा। मैं फिर भी दिखा देता हूँ, एक बार जनरल फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। अगर एक कुछ फिल्म है ना, जो एक मतलब ये यहाँ पर तो कुछ मतलब ऐसा फिल्म क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। लेकिन कुछ फिल्म का कुछ एंगल भी होता ना, अगर अल्फा एंगल मान लीजिए, ये एक फिल्म मान लीजिए, और ये कुछ आई एंगल पे इंसिडेंस हो रहा है मान लीजिए, परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ आर एंगल में रिफ्लेक्ट भी करेगा, फिर जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। इस ये मोस्ट जनरल केस है, ठीक है। ये आपको बी घोष के बुक में मिल जाएगा। तो इसके लिए, और इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू है,
और ये मीडियम जो है वो अगर इससे लेस डेंस है, तो आपको पता है कि लेस डेंस से ज़्यादा डेंसर मीडियम में जाता है, जब रिफ्लेक्ट करता है तो क्या होता है, फेस चेंज होता है। और यहाँ पर हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर फेस चेंज नहीं होगा, तो ओवरऑल एक पाई फेस चेंज रहेगा इसके लिए। तो इस वाले केस के लिए जो फॉर्मूला होता है cos r माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2m+1 लैम्डा बाई 2, ये मोस्ट जनरल केस होता है। ये आपको बिग हॉर्स बुक में इसका डेरिवेशन भी मिल जाएगा, और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन। कुछ अल्फा गिवन है, ये वो एक्सेप्ट फिल्म में जैम में भी आ चुका है, शायद गेट में, मतलब मुझे याद नहीं, जैम या गेट किसी में तो आया है इस तरफ का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, कुछ अल्फा गिवन नहीं है, तो ये सिंपल हो जाएगा। टू म्यू टी इज इक्वल टू, मिनिमम पूछा है तो एम इज इक्वल टू 0 कर देना, ये लैम्डा बाई 2, और टी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 म्यू। म्यू क्या है, म्यू 1.4 गिवन है, और ये 560 नैनोमीटर गिवन है। 1.4, तो इससे आप कर लेना जो भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये थोड़ा, मतलब मैंने एग्जैक्टली सॉल्व तो नहीं कर पाया इसको, लेकिन थोड़ा इंट्यूटिवली या फिर बैक कैलकुलेशन करके ऑप्शंस देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये कैसे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोला है कि फोर इनफाइनाइटली, आप क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके। फोर इनफाइनाइटली लॉन्ग इलेक्ट्रोड्स है, जो कि यहाँ पर पिक्चर में भी दिख रहा है, और ये कहाँ कहाँ बिठाया है, प्लस माइनस ए और जीरो, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस ए जीरो और जीरो प्लस माइनस ए, जैसे कि डायग्राम में गिवन है। और उनका वैल्यू भी दिया है, जो एक्स एक्सिस वाले हैं उनका वैल्यू वी नॉट है, पोटेंशियल का वैल्यू, वाई एक्सिस वाले का पोटेंशियल का वैल्यू माइनस वी नॉट है, और सेंटर में जीरो है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद भी एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना, समझ लेना डायग्राम को, और फिर अटेम्प्ट करना चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसके कंसेप्चुअल सोल्यूशन में जाता हूँ, एग्जैक्ट सोल्यूशन तो मुझे भी नहीं पता। अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। देखिए नॉर्मली जब आप 2D में लैप्लेस इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम ये लिखते हैं, यहाँ पर ये एक लैप्लासियन प्रॉब्लम है क्योंकि चार्ज गिवन नहीं है और बाउंड्री कंडीशन लेकर आपको करना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह का होता है, और फिर हम इसको इस साइड ले जाते हैं, v को वी एक्स इंटू वी वाई करके, फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करते हैं। फिर ये कुछ ऐसा आता है, कॉस हाइपरबोलिक के एक्स साइन के वाई, इस तरह से कुछ आता है, ठीक है। तो ये इन जनरल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा, ऑप्शंस में तो एटलीस्ट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मतलब क्वेश्चन में गिवन है, इसको आप सिंपली जब पोटेंशियल में कन्वर्ट करना चाहो तो माइनस ई डॉट डी एस कर सकते हो, मतलब ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस ई वाई इंटू डी वाई। और इससे आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। और काउंटर इंट्यूटिवली आप एक और चीज कर सकते हो, देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इन दोनों का एडिशन जीरो हो रहा है, ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी एक्स वाई पॉइंट के लिए, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ मान सकते हो कि v इज सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कहाँ से मुझे पता चला ये मुझे मत पूछना, मैं काउंटर इंट्यूटिवली बोल रहा हूँ ऑप्शंस देख के, ठीक है। ऑप्शंस नहीं होता तो मुझे, मेरा भी दिमाग में नहीं आता ये, लेकिन ऑप्शंस देख के मतलब मुझे ये आइडिया आया कि ये ऐसा सोचा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट कुछ आएगा, तो अगर डबल डेरिवेटिव करोगे और इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, उन दोनों कांस्टेंट का एडिशन जीरो होना चाहिए, मतलब एक अगर C1 है और दूसरा C2 है तो C1 इज इक्वल टू माइनस C2 होना चाहिए। इसीलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज पुट करके आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू ए पे और वाई इज इक्वल टू जीरो पे देखूँ तो वहाँ पर वी नॉट है। तो एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू जीरो पे वी नॉट है। तो सी इज इक्वल टू वी नॉट बाई ए स्क्वायर आपका हो गया, ठीक है। तो v इज इक्वल टू वी नॉट बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इसको आसानी से निकाल सकते हो। टू वी नॉट बाई ए स्क्वायर एक्स एक्स सेट माइनस वाई वाई है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस देख के मैंने काउंटर इंट्यूटिवली सोचा है, लेकिन कुछ डायरेक्ट सॉल्यूशन मतलब इसका सॉल्यूशन मैथमेटिकली कैसे निकालना है एग्जैक्टली वो मुझे नहीं पता। अगर किसी को मतलब पता है कि कौन सा सोर्स है, कई बुक पे ये है या फिर कहीं, तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला देखिए, ये मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि क्या ऐसे करना है। तो देखिए यहाँ पर बोला, ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लेना खुद से। इतना बड़ा क्वेश्चन मैं अभी पूरा पढ़ नहीं सकता, बहुत टाइम जाएगा। आप खुद से एक बार पढ़ लेना। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाता हूँ। तो देखिए बोला है कि फाइनली जो पूछा है आपको D1 D2 D3 का वैल्यू आपको गेस करना है। फाइनली जो एलम है वो बजेगा इस हिसाब से, ठीक है। तो फाइनली एलम बजेगा मतलब यहाँ पे जो आउटपुट होगा ना वो वन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब फाइनली जो आउटपुट होगा वो वन होगा। मैं थोड़ा सा ड्रॉ ही कर लेता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एक और D3 आ रहा है, शायद ऐसा कुछ है, ठीक है। तो देखिए फाइनली अगर एलम बजना होगा तो यहाँ पे वन होना होगा। अब ये नैंड गेट है। नैंड गेट मतलब उल्टा हो जाता है, इनपुट का आउटपुट उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे जीरो होना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जीरो होना है तो आपको देखिए एक यहाँ पे D3 जा रहा है, यहाँ पे D1 जा रहा है, यहाँ पे D2 जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट डेफिनेटली आपका वन होना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, मतलब इस लाइन का और इस लाइन का प्रोडक्ट, यहाँ पर मान लीजिए वन है और जीरो है, या फिर जीरो है और वन है, कुछ भी मान लीजिए, या फिर जीरो जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीरो इंटू जीरो और इज इक्वल टू जीरो इंटू वन, वन इंटू जीरो, सब जीरो होता है। तो जीरो का नैंड गेट से जब पास करेगा तो यहाँ पर वन हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये तो मैच नहीं कर रहा। तो इन दोनों को ही आपको वन होना पड़ेगा, इट इज नेसेसरी। तो D3 को तो आपको पक्का वन होना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस ये कंडीशन, एक ही ऑप्शन, मतलब आपको पूरा देखने का यहाँ से। अब जब लॉजिक गेट सॉल्व करोगे ना, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। आप हमेशा ऐसा करना इस टाइप के क्वेश्चन के, रिवर्स कैलकुलेशन करना कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या चाहिए, ऐसा उल्टा करके जाना, रिवर्स जाना। इस तरफ इस तरीके से आप शुरू करोगे ना तो आपको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। आप उल्टा शुरू करोगे तो पहले ही कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उल्टा शुरू करना बहुत अच्छा होता है इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो ये D3 तो आपको पक्का वन होना ही चाहिए, मतलब D3 में आपको सिग्नल होना चाहिए। तो ये बस एक ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं, 2 और 3। देखिए यहाँ पर 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा, ये वाला एक लिमिट का क्वेश्चन है, मतलब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये आप कर सकते थे, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए मैथमेटिक्स का भी। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x log 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बहुत लोग बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। मुझे जो सबसे पसंद है वो है ये वाला टेक्निक, मतलब हर कोई यही करता है नॉर्मली। 1 + n⁴ लिमिट सॉरी 1 + 1/n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू होता है e, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम टाइप का है, log 1 + x
divided by, sorry, 1 plus 1 by x divided by 1 minus 1 by x टू द पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपका e टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस 1, सिंपली इसका 2 आंसर हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। अच्छा, ये वाला एक बेस थ्योरम का क्वेश्चन है जो कि मतलब सिंपली है, ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना क्वेश्चन अच्छे से। साइंटिस्ट आर कंडक्टिंग एन अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट वेयर टू इंटरेक्शंस ए एंड बी कैन ऑकर। इन जनरल इंटरेक्शन ए इज ट्वाइस एस लाइकली टू ऑकर कंपेयर टू इंटरेक्शन बी, मतलब ए का इंटरेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी ट्वाइस है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, और A would give a small, A would give a signal in the detector with probability 1 by 8, while interaction B would give a signal with probability 1 by 2. If the detector registers a signal, so what is the probability of the signal is due to interaction A? ठीक है, तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये आप सभी ने किया होगा, मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो ए बी है, इसका ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑकर होने का, तो ये 2/3 है, ये 1/3 है, और ये सिग्नल देगा उसका प्रोबेबिलिटी 1/8 है, और इसका बी का 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, ठीक है। तो ए से आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बेस थ्योरम से आप कर सकते हो, प्लस 1/3 इंटू 1/2, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब में ही क्या होगा, ये मैं और ज़्यादा नहीं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन था, मतलब बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये वैंडरवाल्स इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस गिवन है, ठीक है। तो आर ए बी ये सब गिवन है, और इंटरनल एनर्जी का आपका फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। तो बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द एडियाबेटिक इक्वेशन एट फिक्स्ड पार्टिकल नंबर ऑफ द गैस। तो एडियाबेटिक इक्वेशन कौन सा होगा, ये आपको बताने को बोला है, ठीक है। तो देखिए, एडियाबेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, अगर कोई एडियाबेटिक इक्वेशन बोला है तो ये डी क्यू जीरो होता है, ठीक है, मतलब डी यू प्लस पी डी वी आपका जीरो होता है, ठीक है। अब डी यू देखिए, यू का आपका फॉर्मूला गिवन है 3/2 RT माइनस ए बाई वी शायद, राइट, और पी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो ये गिवन है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप डी यू बैठा दीजिए, 3R/2 dt प्लस ए बाई वी स्क्वायर डी वी, ये आपका डी यू हो गया, प्लस पी डी वी। अब पी को अब यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए, पी आपका क्या हो जाएगा, RT/v माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर डी वी, जीरो। तो देखिए, ये ए बाई बी स्क्वायर डी वी, ए बाई बी स्क्वायर डी वी कैंसिल हो जाएगा, आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 3/2 डी टी बाई टी प्लस dv बाई वी माइनस बी, यहाँ पर टोटल इंटीग्रल कर देते हैं एक साथ, इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो लॉग टी टू दी पावर 3/2 इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये वाला लॉग को अगर आप इधर ले जाओगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये टोटल टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/2 को आप थोड़ा एलिमिनेट करके रैशनलाइज कर देना, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल आर एक्सेलरेटेड अंडर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एक्सपीरियंस ए ड्रैग, ये ड्रैग फोर्स है, ड्यू टू सराउंडिंग मीडियम। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एंड करंट इज कांस्टेंट, व्हाट इज कंडक्टिविटी सिग्मा ऑफ द मेटल, ठीक है। तो कंडक्टिविटी आपको पूछा गया है, तो देखिए, ये आप डिमेंशनल एनालिसिस से भी कर सकते थे, ठीक है। डिमेंशनल एनालिसिस आप करोगे तो फिर भी आपका ये, तो मतलब मैं बोलूंगा, अगर आपको क्वेश्चन इतना मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और हर एक ऑप्शन मतलब ये न्यूमेरिकल टाइप तो नहीं है, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बेस्ड टाइप है, तो यहाँ पर आप डिमेंशनल एनालिसिस करके बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसका लॉजिक बता देता हूँ कैसे इसको सोचना है। तो देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी से आपको सोचना है, एक फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई लग रहा है,
और अब जब इसको इससे इक्वल हो जाएगा तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी आपका हो जाएगा ई ई डिवाइडेड बाई ईटा, राइट। तो ये हो गया आपका। अब देखिए सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है एन ई म्यू, म्यू होता है मोबिलिटी, म्यू क्या होता है, म्यू होता है ई टाउ ओवर एम, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी है जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो आप एक्सेलरेशन मानोगे, और ये होता है रिलैक्सेशन टाइम, यही होता है डेफिनेशन रिलैक्सेशन टाइम का। और ये एक्सेलरेशन ओनली एक्सटर्नल है के लिए, ठीक है, इंटरनल ट्रैक फोर्स इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप टाउ निकल सकते हो, वी टी आपका ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ई बाई ईटा इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई एम, टाउ इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई ईटा, राइट। तो यहाँ पे आप पुट कर देना एन ई ई बाई एम, एम बाई ईटा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये एन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ईटा आ जाएगा। तो यही आपका आंसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने नहीं देखा है। अच्छा ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन था, मतलब क्लास 11-12 लेवल का ही क्वेश्चन था। तो बोला है कि इलेक्ट्रॉन बीम इज एक्सेलरेटेड ओवर ए पोटेंशियल v, स्ट्राइक ए क्रिस्टल विद लैटिस कांस्टेंट a, व्हाट इज मिनिमम v नीडेड टू रिजॉल्व द क्रिस्टल। तो इसके लिए आपको सिंपली मतलब आपको पता चल रहा है कि जो लैटिस कांस्टेंट है लैम्डा उसके ऑर्डर में होना चाहिए तभी रिजॉल्व हो पाएगा, ठीक है। कहाँ गया, सॉरी। तो बहुत मतलब आप अगर ऐसे कर ले जाओगे लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी इज इक्वल टू रूट अंडर टू एम, ए भी मतलब यही जनरल टेक्निक है और यही आपको करना ही होगा। मतलब बहुत लोग इसका डायरेक्ट फॉर मतलब एक न्यूमेरिकल नंबर है वो याद रखते हैं, ये कुछ इस तरह से एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, ये एंगस्ट्रॉम में ऑलरेडी एंगस्ट्रॉम यूनिट में ही होता है। तो इससे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आपको याद है तो, नहीं तो आपको ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर में करना होगा तो थोड़ा सा टाइम जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर इससे करोगे तो v इज इक्वल टू 6 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 6 वोल्ट आएगा। तो 5 वोल्ट वाला ऑप्शन ही सबसे मतलब क्लोजेस्ट है, वही करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, मुझे पहले डायग्राम ड्रॉ करना होगा इसके लिए अच्छे से। पार्ट ए एक्चुअली टफ था, पार्ट ए में आप 10 क्वेश्चन भी बनाते हो एग्जाम में तो वो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। पार्ट ए मतलब हर बार थोड़ा टफ ही रहता है, इस बार भी टफ ही था तो पार्ट ए अच्छा है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन मोर देन एनफ है। तो मैं कोऑर्डिनेट असाइन कर रहा हूँ, ये ए पॉइंट है, ये ए ज़ीरो पॉइंट है, यहाँ पे 2q चार्ज है, ये 0 0 पॉइंट है, ठीक है। ये ए माइनस ए पॉइंट है, ये माइनस ए पॉइंट है, मतलब ये 2a लेंथ का टोटल मैं मान रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस ए ज़ीरो है और ये माइनस ए इंटू माइनस ए है, राइट, ठीक है। अब चार्ज भी एक बार देख लेते हैं, क्यू क्यू माइनस क्यू था, माइनस क्यू 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 था, क्यू क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू क्यू क्यू, 2q 0 आई गेस, राइट, यस। हाँ यहाँ पर -2q है शायद, यस। तो देखिए पहले आपको देखना होगा मोनोपोल, देखिए यहाँ पर टोटल चार्ज तो 0 है, आप सिंपली एडिशन करके देख सकते हो। तो पोटेंशियल 1/r तो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये वाला टर्म तो पहले ही चला गया। अब देखते हैं डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल का एक्स कंपोनेंट देख लेते हैं। एक्स कंपोनेंट मतलब ये पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट को लेकर आपको सोचना है, बाकी वाई कोऑर्डिनेट अभी इग्नोर करना है। तो देखिए पहले टर्म के लिए एक्स कंपोनेंट क्या है, क्यू ए है, दूसरे टर्म के लिए प्लस क्यू ए है, ये तीसरे टर्म के लिए माइनस क्यू इंटू ए है, ठीक है। ये वाला तो वैसे ही जीरो देगा क्योंकि ये जीरो है, ठीक है। इस वाले टर्म के लिए देखते हैं, क्यू इंटू माइनस है मतलब माइनस क्यू है टोटल देगा, ये क्यू इंटू माइनस है मतलब माइनस क्यू है दे रहा है, ये माइनस क्यू इंटू माइनस है मतलब माइनस माइनस प्लस दे रहा है, ठीक है। तो टोटल जीरो दे रहा है, ठीक है।
तो वैसे भी आप पी वाई भी देख लेना, वाई मतलब ये वाई कंपोनेंट को लेकर देख लेना, ठीक है, तो वो भी आपको जीरो ही देगा, टोटल डाइपोल भी सबको जीरो होगा, मतलब 1/r³ भी नहीं होगा। ये तो कंफर्म है। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है ऑक्टोपोल, मोनोपोल, डाइपोल, सॉरी क्वाड्रापोल। क्वाड्रापोल, अब क्वाड्रापोल मूवमेंट बहुत लोगों को कैलकुलेट करना नहीं आता, ठीक है, और मतलब आप तुक्का भी लगा सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1/r⁴ था, 1/r⁵ भी था। अगर आपको पता नहीं है कि ये जीरो है और नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो आप मतलब अगर क्वाड्रपल मोमेंट कैलकुलेट करना आपको नहीं आता तो भाई इसमें तुक्का लगा सकते हो, ठीक है, और लकीली यही आंसर था, लेकिन आपको क्वाड्रपल मोमेंट भी कैलकुलेट करना थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि पिछले से पिछले बार के एग्जाम में टीआईफआर में डायरेक्ट एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था क्वाड्रपल मोमेंट के ऊपर, जो कि मतलब तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगा सकते थे आप, बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्वेश्चन था, सॉल्व करने लायक क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्वाड्रापोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो क्वाड्रापोल मोमेंट का जो पोटेंशियल क्वाड्रापोल का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से आता है, 8π/r⁵ यहाँ पर एक मैट्रिक्स होता है, मतलब एक कॉलम वेक्टर रो वेक्टर मान लो, यहाँ पर एक क्यू टेंसर होता है, और यहाँ पर फीड से एक्स वाई जेड कॉलम वेक्टर होता है, ठीक है। और एक क्यू कैसे निकालते हैं, क्यू एक 3x3 मैट्रिक्स होता है, जिसका पहला एलिमेंट Q11 मान लो, ये Q12 मान लो, ये Q13 मान लो, मतलब जैसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर होता है वैसे ही ऑलमोस्ट सेम टू सेम ये भी है। Q22 मान लो, Q23 मान लो, Q31, Q32, Q33, ठीक है। ये वाला टर्म क्या होता है, ये वाला टर्म होता है सम ओवर QI इंटू 2xi² माइनस yi² माइनस zi², ठीक है। ये वाला टर्म क्या होता है, अब आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा कि ये क्या होगा। ये 2yi² माइनस xi² माइनस zi² होता है, और इस वाले का आप अब गेस कर चुके होंगे कि ये क्या होता है। ये होता है 2zi² माइनस xi² माइनस yi²। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इन तीनों का सम जीरो होता है, ठीक है, आप चेक करके देख लेना, तीनों का एडिशन जीरो होता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने Q11 और Q22 कैलकुलेट कर लिया तो Q33 कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। Q12 क्या होता है, Q12 होता है 3 सम ओवर 3xi yi qi, ठीक है। ये 12 है, ये xy होगा। तो ये वाला टर्म क्या होगा, आप गेस कर सकते हो, ये xi/zi qi होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और ये सब सिमेट्रिक होता है, Q12 Q21 सेम होता है, Q13 Q31 सेम होता है, Q23 Q32 सेम होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, सम ओवर 3yi/zi राइट, हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ माइनस नहीं होता, माइनस वो सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले केस में होता है, यहाँ पर माइनस नहीं होता, और ये 3 एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो ये होता है एक टेंसर। और देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है वो हमारा बहुत इजी है, मतलब ये आपको लग सकता है कि यहाँ पर क्वाड्रापोल मोमेंट कैलकुलेट करने में तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्यों ये सिंपल है, क्योंकि देखिए ये जो डायग्राम है ना, ये ओनली एक्स वाई प्लेन में है, मतलब यहाँ पे जेड का कोई काम ही नहीं है। तो इसके लिए ना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी बन जाएगा कंपेयर टू, मतलब आपको मतलब क्वाड्रापोल ये टेंसर कैलकुलेट करना है ना, तो भी ये बहुत ज़्यादा इजी बन जाएगा, क्योंकि ये जेड आई वाला तो पहले ही मतलब कुछ काम नहीं है इन लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर भी जेड का कुछ काम नहीं है, जेड का तो कुछ काम नहीं है, तो ये सब हटा दो आप। तो एक काम कर लीजिए, आप Q11 ही कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको Q11 के लिए क्या लगेगा, हर एक चार्ज के साथ उसके लिए ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2xi² माइनस yi²। तो अब डायग्राम देख लेते हैं, इस वाले के लिए आप 2xi² माइनस yi² करोगे तो क्या आएगा, 2 × a² माइनस a², मतलब इसके लिए आपको a² मिलेगा, राइट। इसके लिए क्या मिलेगा, 2 × a² माइनस 0 a², मतलब टोटल 2 a² मिलेगा, राइट। इसके लिए आपका क्या मिलेगा,
देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, मतलब 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस ए होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर ही मिलेगा। सिमिलरली इसके लिए आपको ए स्क्वायर मिलेगा, इसके लिए आपको 2a² मिलेगा, इसके लिए आपको a² मिलेगा, ठीक है, और इसके लिए तो जीरो है। तो देखिए अब आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। पहला टर्म है क्यू a², दूसरा टर्म है ये क्यू है 2q² राइट, ये माइनस क्यू इंटू a² है, लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्यू इंटू a² है, लिख लेते हैं। 2q इंटू a² है, 2q² है, माइनस क्यू इंटू a² है, माइनस क्यू इंटू a² है। तो देखिए क्यू a² माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 4q² तो बच रहा है ना इन दोनों का सब। तो एक टर्म तो पक्का नॉन जीरो है, आपको पहले ही मिल गया। तो एक टर्म भी अगर नॉन जीरो है यहाँ पे, तो ये टोटल कभी जीरो होगा नहीं, होगा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये टर्म तो पक्का एग्जिस्ट कर रहा है, ये टर्म अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r⁴ होगा, ठीक है। तो ये आप तुक्का लगा सकते थे, लेकिन ये कैलकुलेशन का टेक्निक जानना जरूरी है। ये आपको महाजन रंगाला बोई जो बुक है वहां पर मिल जाएगा। एक मतलब मैंने तो यही से देखा था, महाजन रंगावाला ऐसा कुछ एक बुक था। आप इसको मतलब पीडीएफ शायद अवेलेबल है क्या मुझे पता नहीं, लेकिन आप बाई कर सकते हो। छोटा सा बुक है, ज़्यादा महंगा नहीं है, तो ये अच्छा बुक है। ओके नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला मैं नहीं जानता ऑनेस्टली। अच्छा ये देखिए, ये आसान है, ठीक है, क्योंकि ये आपको नेचर पता चल रहा है यहाँ पे। मतलब ऐसा प्रॉब्लम आप बहुत बार कर चुके हैं। एक डिस्पर्शन रिलेशन का ग्राफ दिया हुआ है और आपको फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच कुछ बताना है, ठीक है। तो देखिए आप ये जो ग्राफ देख रहे हो ना, ये मतलब जीरो से स्टार्ट तो नहीं हुआ है, पर आपको नेचर देख के कुछ पता चल रहा होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनल टू k² ऐसे टाइप का ग्राफ है, ठीक है। मतलब x² इज इक्वल टू 4ay पैराबोला टाइप का कुछ ग्राफ है। तो इसके लिए आप अगर वी पी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के करोगे, यहाँ पर के आ जाएगा, और वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के करोगे तो 2k आ जाएगा। तो वी जी तो पक्का ग्रेटर देन वी पी होगा, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ये मतलब अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि हाइड्रोजन एटम डीके रेट जो है n इजिकल टू 2 से n इजिकल टू 1 तक डीके रेट है 6 × 10⁸ पर सेकेंड, ठीक है। और एनर्जी लेवल का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ बोला है, पूछा है उन लोगों ने। तो इमिशन के लिए मतलब n इजिकल टू 2 to n1 जब होगा तो उसका वेवलेंथ का अनसर्टेनिटी क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मतलब एक सेकेंड में आपका 6 × 10⁸ एमिशन हो रहा है। तो जो लाइफ टाइम अनसर्टेनिटी है ना डेल्टा टी, वो आपका हो जाएगा 1/6 × 10⁸, ठीक है। तो देखिए डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी, ये आपका ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच होता है, ठीक है। और आप प्रिसाइसली बोलो तो एच कट बाई 2 भी होता है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो इन अगर आप एच मान रहे हो तो एक 4 पाई फैक्टर आपका एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजन रहता है मुझे भी, मतलब पता नहीं कब क्या यूज़ करना है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपको ऑर्डर देखना है, ठीक है। तो देखिए डेल्टा ई, अब ई क्या होता है, ई होता है एच सी बाई लैमडा, ठीक है। अब डेल्टा ई क्या होगा, एच सी बाई लैमडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैमडा। डेल्टा टी आपका ये वाला वैल्यू आप यूज़ करोगे। अब मान लीजिए आपने एच कट बाई 2 मतलब एच बाई 4 पाई यूज़ कर रहे हो, तो ये एच एच तो कैंसिल हो जाएगा। और देखिए लैम्डा क्या होता है, ये भी एक अच्छा नंबर है, आपको ये नंबर मतलब याद रखना चाहिए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर प्लस आपका जो डेल्टा ई है। डेल्टा ई एन इजिकल टू 2 to 1 के लिए कितना होता है उन्होंने फॉर्मूला भी दे रखा है और आपको याद भी होना चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो इन दोनों का आप रेशियो निकालोगे तो ये कुछ 120 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब वैल्यू पुट करना है और डेल्टा लैम्डा फाइंड करना है, तो आपको ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है।
तो मेन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ यही था कि ये अनसर्टेनिटी इन लाइफ टाइम ये डीके रेट के इन्वर्स है, यही आपको मतलब यूज करना है मेनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड हैमिल्टोनियन गिवन है कुछ, और बोल रहा है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो है तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये सब ऑप्शन गिवन है। एक तो ये वाला गिवन है, एक एल स्क्वायर का आइगन स्टेट है, एल जेड का आइगन स्टेट है, पी जेड का आइगन स्टेट है, तो कौन सा करेक्ट है। तो देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गिवन है हाफ ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 6। ठीक है, तो देखिए ये वाला टोटल जो टर्म है ना टोटल, और ये वी जब वी पोटेंशियल वाला टर्म है, ये इवन अंडर पैरिटी है, मतलब ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो वी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे ऐसे केस में आपका क्या होता है ना, जो वेव फंक्शन आप लिखते हो साई एक्स वाई जेड, ये क्या होता है, ये मतलब ये अगर माइनस एक्स माइनस वाई जेड करोगे तो ये कुछ प्लस माइनस साई एक्स वाई जेड पैरिटी के साथ कम्यूट करता है हैमिल्टोनियन, मेन बात यही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो पक्का करेक्ट होगा ही होगा। अगर मतलब आप यही पे मतलब लगा सकते हो, बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। अब अगर आप पूछोगे कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये वाला टर्म ना एक्स वाई जेड तीनों का है, कोफिशिएंट सेम है, पावर भी सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर क्या है, एक्स टू दी पावर 6 है, वाई टू दी पावर 6 है, लेकिन कुछ जेड का टर्म अगर जेड टू दी पावर 6 भी होता तो कुछ बात बनती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर का आइगन वैल्यू तो पक्का नहीं होगा, रोटेशनल इनवेरियंस नहीं है यहाँ पर। अगर आप जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में कुछ रोटेशन कराते हो, एक्स वाई एक्सिस में कुछ रोटेशन कराते हो, ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये तो ठीक ठाक मतलब एक एक ही साथ हो जाएगा, मतलब एक्स प्राइम वाई प्राइम इज इक्वल टू सम रोटेशन मैट्रिक्स एक्स वाई। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक्स प्राइम टू द पावर 6 प्लस वाई प्राइम टू द पावर 6 नॉट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 6, ये नहीं होगा। तो एल जेड का आइगन वैल्यू भी नहीं हो सकता। ठीक है, और आखिरी बात ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक है, तो ये पी जेड का आइगन वैल्यू तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई जेड का टर्म नहीं रहता तो पी जेड का आइगन वैल्यू होता, तो पी जेड का आइगन वैल्यू भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन इतना सोचने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ये वाला मतलब ये जो इवन पोटेंशियल है ना, इसको देख के आप पक्का ऑप्शन है मार सकते हो। ठीक है, ये कम्यूट मतलब पैरिटी के साथ हैमिल्टोनियन कम्यूट करता है अगर ऐसा इवन पोटेंशियल हो तो। ये देखिए ये एक जीटा फंक्शन है, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन इसका कुछ नहीं बता सकता आपका, मैं आपको बस यही चीज़ बता सकता हूँ, ये जीटा 3/2 है, आप लोगों को पता होगा। और जीटा 3/2 कहाँ पे यूज होता है, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के डेरिवेशन में यूज होता है, बहुत ही फेमस है जीटा 3/2 जीटा 5/2। ये सब वैल्यूज मतलब लोगों को नॉर्मली याद नहीं रहता, लेकिन आप मतलब याद रख सकते हो अगर हो सके तो, जीटा 3/2 और जीटा 5/2 का वैल्यू। ठीक है, ये ऑड इंटीजर वैल्यूज है। ठीक है, तो ये लोग याद रखते हैं, बस जीटा 4 जीटा 2 ये लोग ये भी याद रखें। जीटा 2 का वैल्यू क्या होता है, पाई स्क्वायर बाई 6 होता है। जीटा 4 होता है पाई टू दी पावर 4/90 होता है। जीटा 6 का वैल्यू होता है पाई टू दी पावर 6/945। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। जीटा 3/2 का वैल्यू होता है 2.632 ऐसे, और 5/2 का वैल्यू होता है 1.314 ऐसा कुछ होता है। ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में बहुत फेमस है। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन आप देख लेना एक बार, और इसको मतलब एग्जाम टाइम के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है, लोग भूल ही जाते हैं, लेकिन चाहो तो आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये फेमस है जीटा 3/2 बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट फेमस है, तो जीटा 3/2 भी फेमस है इसलिए। ठीक है,
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मतलब अगर आपने जनरल रिलेटिविटी का बेसिक किया है तो ही शायद आप कर पाओगे, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये ग्राफिकल सॉल्यूशन थोड़ा आपको लगेगा नहीं तो आप नहीं कर पाओगे इसको। देखिए, इसका जो v जो है ना, ये जी एम एम बाई आर माइनस एल बाई एल स्क्वायर बाई टू एम आर स्क्वायर प्लस क्या है, एक बार देख लेते हैं जो करेक्शन टर्म आता है। ये माइनस जी एम एल स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर आई आर क्यूब, राइट, माइनस माइनस जी एम एल स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर आर आर क्यूब, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा क्या, ये प्लस था ये माइनस था, यस, ठीक है। तो देखिए पहले तो मतलब कहाँ पे मिनिमा है इसको देखने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डेल वी डेल आर करेंगे तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई टू एम आर क्यूब प्लस थ्री जे, अच्छा ये सी को हम वन मान सकते हैं फॉर क्लैरिटी, मतलब अभी इक्वेशन को अच्छा दिखाने के लिए ये सी को वन मान रहे हैं। बाद में अगर डिमेंशनल ग्राउंड में हम इसको वापस ला सकते हैं, तो यहाँ पर मैं अभी सी को वन मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये थ्री जी एम एल स्क्वायर बाई एम आर टू दी पावर फोर, राइट। सो आर टू दी पावर फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम आर टू दी पावर फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर टू दी आर स्क्वायर माइनस, सॉरी ये टू तो यहाँ पर नहीं रहेगा, माइनस एल स्क्वायर आर प्लस थ्री जी एम एल स्क्वायर, ठीक है। ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस माइनस एल टू द पावर फोर माइनस 12 जी एम, ये कैपिटल एम था शायद, कैपिटल एम था ये वाला, कैपिटल एम जी एम एम होल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी एम एम स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये वन प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाई वन माइनस 12 जी एम एम बाई एल होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा तो आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है, आर का। तो ये एक मैक्सिमा डिफाइन कर रहा है, एक मिनिमा डिफाइन कर रहा है, जो कि स्टेबल और अनस्टेबल के कंडीशन है। तो देखिए, अब दो यहाँ पर कुछ चीज़ आपको नोटिस करना होगा। पहली बात तो अगर एल जी एम एम से छोटा होगा, अगर एल लेस देन जी एम एम होगा, सॉरी एल लेस देन एल लेस देन रूट अंडर 12 जी एम एम होगा, तो ये क्वांटिटी इमेजिनरी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एल को पक्का ग्रेटर देन रूट अंडर 12 जी एम एम होना होगा, ठीक है। तो ये है लिमिटिंग कंडीशन, अगर एल एग्जैक्टली रूट अंडर 12 जी एम एम होता है तो क्या होगा, तो ये क्वांटिटी जो है ज़ीरो हो जाएगा, और ये क्वांटिटी जो होगा आपको 6 GM मिलेगा, जो कि आपका होता है 3 इंटू श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में आप एक पॉइंट मास की तरफ जीरो एंगुलर मोमेंटम से एक पार्टिकल को भेजते हो, तो ये पक्का इस पर क्रैश कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरल रिलेटिविटी आप जब इंट्रोड्यूस करते हो ना, जो एक्स्ट्रा करेक्शन टर्म आता है उसके लिए आपको मिनिमम, मतलब इससे अगर लेस देन रूट अंडर 12 GMM है, ये सर्टेन नंबर है, ज़ीरो नहीं है, तभी मतलब ये क्रैश करेगा, नहीं तो ये क्रैश नहीं करेगा इस पार्टिकल में, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो मैं मतलब ये क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आपको अगर मतलब आपको जानने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो देखिए, अब दूसरा चीज़ है भी का, आपको थोड़ा ग्राफ आप इंट्यूटिवली ड्रॉ कर सकते हो तो अच्छा है। देखिए, आर जब देखिए एल को सफिशिएंटली, अब यहाँ पर क्वेश्चन में भी बताया गया है कि एल न्यूटन ने फॉर्मूला पर सफिशिएंटली लार्ज एल, और आपने यहाँ पर कंडीशन में देखा एल को लार्ज होना पड़ेगा, ठीक है। तो एल अगर डोमिनेट करेगा, एल अगर जी एम एम से बहुत ज़्यादा होगा,
तो देखिए अगर आप आर को कंसिडर नहीं करते तो ये वाला एल स्क्वायर है, मतलब जी एम एम स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर जी एम एम स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब टर्म डोमिनेट्स करेंगे कंपेयर टू दिस टर्म, ठीक है। अगर अब एल स्मॉल है, एल स्मॉल है, सॉरी आर स्मॉल है और आर ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंट्यूटिवली ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंट्यूटिवली ग्राफ ड्रॉ करना उतना आसान नहीं होता, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उतना आसान होता नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा होता है ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर एक मैक्सिमा होता है और यहाँ पर एक मिनिमा होता है, ठीक है। तो ये जो मॉल आर, ये आर का ये आर होता है, ठीक है, और ये वी होता है। तो जब आर का वैल्यू लेस मतलब छोटा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि कहीं पे भी शिफ्ट हो जाए तो दूर जा रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये अनस्टेबल वाला केस है। और ये जो लेस जो ग्रेटर जो आर जब थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये मिनिमा पे आएगा, और मिनिमा पॉइंट हमेशा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा मतलब अगर नॉलेज है तभी कर सकते हो, नहीं तो ग्राफ ड्रॉ करके करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको प्रॉपर टेक्निक पता है तभी आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये वाला मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि ये कैसे होगा, मतलब ये थोड़ा डाउट है मुझे, ये मुझे भी ठीक से नहीं पता। तो ये वाला थोड़ा इजी था, करने लायक था, क्योंकि आपको ये सब पता है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि रूम टेम्परेचर में एक डायटोमिक गैस के लिए 5/2 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर में जाओगे तो क्या होता है, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्टिव हो जाता है, तो 7/2 हो जाता है। तो ये आप मतलब थ्योरी से ही कर सकते थे, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्या बोल रहा है कि लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टर्बेंस है जनरेटेड बाय अर्थक्वेक ट्रेवल्स थ्रू अर्थ क्रस्ट रीचेस 1000 किलोमीटर इन 3 minutes, ओके, फ्रॉम द एपिसेंटर, assuming density of earth is ये डेंसिटी गिवन है, व्हाट इज द बल्क मॉड्यूलस। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका। फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई रो होता है, बी इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस। भी आपका गिवन है 1000 किलोमीटर, मतलब इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना, और 3 मिनट यानी 180 सेकेंड है। ये है रूट अंडर बी डिवाइडेड बाई 2700, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस था, करने लायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला है कि इस तरफ का ट्रांसफॉर्मेशन आप करोगे, या जेट प्लेन में ये कर्व गिवन है, और इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू प्लेन में जाओगे तो ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो ये आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी से एलिमिनेशन यूज करके कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट कैसे करना है। देखिए ये जेट प्लेन में कुछ एक सर्किल का इक्वेशन है, तो आप ना इसको पोलर टर्म में लिखो, पोलर टर्म में करना ज़्यादा आसान रहता है। और आपको ये सीखना है तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको ये सीखने को मिलेगा। ये एच के दास बुक में है, चैप्टर का नाम है कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, कम्प्लेक्स नंबर जो यूनिट है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये वाला कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का नाम है। पहले तो वो लोग लीनियर लीनियर डिस्कस किए हैं उन लोगों ने। फिर बाइलीनियर डिस्कस किया है, जहाँ पर ये सब जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी, ये सब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया है। फिर ये सब कुछ अजीब टाइप का जेड क्यूब, जेड टू द पावर, जेड स्क्वायर, जेड टू द पावर एन, ये सब उल्टा पुल्टा ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया है इन लोगों ने। तो ये एच के दास बुक में ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये आप जरूर कर लेना, मतलब ये देख लेना एक बार। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कुछ मतलब सेंटर तो गिवन है क्या, या फिर नहीं है, देख लेते हैं। सेंटर कुछ गिवन नहीं है, सेंटर और रेडियस, तो मान लीजिए आप कुछ रेडियस, सेंटर में यहाँ पर 1 मान लेता हूँ, और रेडियस भी 1 मान लेता हूँ, कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। जेड इज इक्वल टू मैं 1 प्लस ए टू दी पावर आई थीटा मान लेता हूँ, ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए डब्ल्यू प्लेन पे अब जब जाओगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो 1 प्लस ई टू दी पावर आई थीटा स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, जो बहुत फेमस एंड सिंपल तरीका है, यहाँ पर ई टू दी पावर आई थीटा बाई 2
प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा बाई टू स्क्वायर, ठीक है। और ये डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू कुछ रेडियस है, आर टू दी पावर आई फाई है, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको अब सॉरी ये थीटा बाई टू, तो इसको आप स्क्वायर करोगे तो आई थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा बाई टू। तो देखिए यहाँ पर आपको फाई इज इक्वल टू थीटा तो दिख रहा है, ठीक है। और आर इज इक्वल टू क्या है, आर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा बाई टू है, और थीटा ऑलरेडी फाई के इक्वल है। तो आपको डब्ल्यू प्लेन में जो इक्वेशन बनेगा 4 cos स्क्वायर फाई बाई टू, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, आपको अगर ये पता है तो ये डायरेक्ट एक कार्डियोइड, इसको हम कार्डियोइड बोलते हैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज के, कार्डियोइड का इक्वेशन होता है। तो आपको ये पता ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं होगा, तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। फाई इज इक्वल टू, देखिए पहली बात तो ये है कि सर्किल तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपको सर्किल मतलब आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो सर्कल तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और देखिए यहाँ पर एक पॉइंट पे दो वैल्यू है, थ्री थ्री मतलब फाइव इज इक्वल टू पाई पे यहाँ पर जीरो भी है, और कुछ माइनस पे जा रहा है। तो ये वाला टर्म भी बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि ये तो मल्टी मतलब एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू दे रहा है, तो ये वन टू वन फंक्शन है, ठीक है, मतलब मल्टी वैल्यूड नहीं है। तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो देखिए, अब आपको क्या देखना है, ए और बी ऑप्शन में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पर देखिए जीरो पे कुछ तो वैल्यू है, और कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट में इसका वैल्यू थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, जीरो पे कुछ वैल्यू आया, उसके बाद कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, कहीं पे भी इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही मेन चीज़ है आपको देखना है। तो मान लीजिए आपने जीरो पे आर इज इक्वल टू, सॉरी जीरो पे नहीं, पाई बाई टू पे, ये पाई बाई टू है, मतलब कहाँ गया, अरे हाँ, ये फाई इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से आप रोटेशन करना स्टार्ट करते हो, तो ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाई टू है, तो यहाँ से ऐसे रोटेट करता है ना। तो देखिए अब पाई बाई टू में वैल्यू देख लेते हैं, आर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर, फाइव बाई टू था तो मतलब पाई बाई टू तो पाई बाई फोर हो जाएगा, तो यहाँ पर टू हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू टू है, ठीक है। अब मान लीजिए 4 cos स्क्वायर फाइव बाई टू था एक्चुअली फॉर्मूला, तो फाइव इज इक्वल टू 60 मान लीजिए, 60 डिग्री। 60 डिग्री पे क्या होगा, 60/2 30, 30 cos स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है, 3/4। तो पक्का 60 डिग्री पे तो 3 है, मतलब 2 से ज़्यादा है, तो 60 डिग्री, फाइव जब 60 डिग्री होगा तो यहाँ पर वैल्यू 2 से ज़्यादा मतलब 3 हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये पक्का नेचर से पता चल रहा है कि फोर ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। तो ऐसे आप लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट ए का सोल्यूशन जितना भी मुझसे हो सका मैंने कर दिया। तो पार्ट ए ओवरऑल टफ ही था, एग्जाम हॉल में आपने अगर 8-10 क्वेश्चन भी मतलब क्वेश्चन भी बना लिया है तो मेरे हिसाब से काफ़ी है, ठीक है। तो कट ऑफ तो ज़्यादा नहीं जाएगा, कम ही रहेगा, मतलब मैंने पिछले वीडियो में जो कट ऑफ बताया था वही, मतलब उसके अपर लिमिट में आप ना जाओ, लोअर लिमिट जो बताया था ना 55 के आसपास, वही मोर देन इनफ है। अगर 50 भी बन रहा है तो फिर भी मतलब आप उम्मीद बिल्कुल रख सकते हो कि आपको कॉल आएगा, क्योंकि बहुत लोगों को लोग इंटरव्यू में बुलाते हैं, 150 लोगों को अप्रॉक्सीमेटली बुलाते हैं, ठीक है। तो यही था पूरा सोल्यूशन, थैंक यू।